हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मोहन शेख यूट्यूब चैनल। आज की जो हमारी वीडियो है वो है कैश बुक के ऊपर। कैश बुक बेसिकली क्या होती है कि जितनी भी बिजनेस के अंदर कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होती हैं वो सारी कैश बुक में आती हैं। अच्छा, यार कैश बुक लिखा हुआ, कैश अकाउंट या कैश जर्नल नहीं लिखा हुआ। बुक का मतलब अकाउंटिंग में ये होता है कि उसका अलग से एक बुक बना दी जाती है, उसका अलग से एक किताब बना दी जाती है कि भाई सारी कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन जिसके अंदर कैश का जिक्र हो रहा होगा, कैश आ रहा हो या कैश जा रहा हो, वो इस बुक के अंदर लिखी जाएंगी। ये मुख्तलिफ किस्मों की होती है, सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक एंड 3 कॉलम या ट्रिपल कॉलम कैश बुक। ठीक है, तो कैश बुक के अंदर हम वो सारी ट्रांजैक्शन लिखते हैं जिसमें भले हम कैश को रिसीव कर रहे हो या कैश को पे कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि बिजनेस के अंदर सबसे ज्यादा नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन कैश की ही होती है। अच्छा, इस कैश बुक के अंदर हम सेम वही पैटर्न फॉलो करेंगे अपने रूल्स का, डेबिट और क्रेडिट का, क्योंकि कैश हमारा क्या है, एसेट का अकाउंट है। कैश हमारा एसेट है, तो एसेट जब भी इंक्रीज होता है, बढ़ता है, तो क्या होता है, डेबिट होता है। ठीक है, यानी जब भी बढ़ेगा तो क्या होगा, डेबिट, और जब भी घटेगा तो क्रेडिट। अच्छा, कैश बुक के अंदर वो कॉलम भी आ जाता है जो कैश की दूसरी सूरत है, यानी बैंक। बैंक के अंदर भी तो हमारा कैश ही होता है। अगर मुझे देखना हो कि मेरे बिजनेस में अभी कितना पैसा है, तो मैं अपने बिजनेस की दो चीजें देखूंगा कि मेरे कैश इन हैंड कितना है, मेरे हाथ में कितना पैसा है और मेरे बैंक में कितना पैसा है। ठीक है, तो अगर इन दोनों को एक ही पिक्चर में देख रहा हूँ, एक ही पेज पर देखना हो, तो मैं उसके लिए क्या करूंगा, कैश बुक बना लूंगा, क्योंकि उसमें बैंक का कॉलम भी आ जाएगा और कैश का कॉलम भी आ जाएगा। और इसमें एक और कॉलम आ जाता है, वो है डिस्काउंट का। यानी जिनको मैंने उधार पे सामान बेचा, उनसे मुझे पैसे लेने, वो भी तो कैश का जिक्र होगा ही होगा। जब उनसे मैं पैसे ले रहा हूँ तो वो मुझे पैसे रिसिप्ट हो रहे होंगे। मगर कभी कभी ऐसा होता है पैसे लेते वक्त कि हमें डिस्काउंट देना पड़ जाता है। यानी अगर मुझे 10,000 रुपए लेने, तो मुझे ऐसा होता है 9,800 मिलते हैं और 200 रुपए का डिस्काउंट देना पड़ जाता है। यानी कैश रिसीट करते वक्त 200 रुपए डिस्काउंट का भी जिक्र आ गया, तो इधर भी उसका सेक्शन बनाना जरूरी है। तो अब चलते हैं कैश बुक के फॉर्मेट पे कि इसका फॉर्मेट किस तरीके से बनता है। तो इसका फॉर्मेट तो बहुत इजी है, इसकी दो साइड्स होती है, डेबिट और क्रेडिट। अभी फॉर्मेट पे चलते हैं, फिर देखते हैं इसका फॉर्मेट कैसे बनाया जाता है। ओके, तो ये हमारा कैश बुक का फॉर्मेट है, जिसमें सबसे पहले हमने एक रिसिप्ट साइड बनाई। रिसिप्ट साइड हमारी यहाँ तक है, बैंक तक। ये साइड को हम डेबिट भी कह सकते हैं, मगर हम यूजुअली इसको लिखते नहीं है डेबिट। ठीक है, जिसके अंदर डेबिट साइड पे यानी रिसिप्ट साइड पे हमारे पास क्या, डेट, रिसिप्ट्स के क्या क्या हमें कहाँ कहाँ से पैसा मिल रहा है, रेफरेंस, डिस्काउंट, कैश बैक। अब इस सेक्शंस को थोड़ा समझते हैं, डिस्काउंट, कैश और बैंक। अच्छा, डिस्काउंट्स की बात करें, डिस्काउंट को थोड़ा समझते हैं। यानी अकाउंट रिसीवेबल पर अगर मैं किसी को डिस्काउंट दे रहा हूँ, जैसे कि मुझे मिस्टर अली से 1,000 रुपीज लेने और उन्होंने मुझे 800 दिए, तो ये सेल्स डिस्काउंट कहलाएगा। इस डिस्काउंट सेक्शन को हम सेल्स डिस्काउंट भी कहते हैं। तो वो 200 रुपीज मेरा किस में जाने, डिस्काउंट के अंदर जाने, जो कि मुझे नहीं मिले। सेल्स डिस्काउंट बेसिकली हमारा एक्सपेंस होता है। जहां से मुझे कैश मिला वो कैश में आएगा, चेक से मिला तो वो बैंक में नहीं आएगा। अभी हम इसको देखते हैं, बैंक में कब आएगा, जब वो बैंक में जा रहा होगा। इस ट्रांजेक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम देखेंगे। पेमेंट, पेमेंट वाली साइड को हम यूजुअली क्रेडिट कहते हैं। यानी जहां भी हमारा कैश जा रहा होगा, यानी घट रहा होगा, और जब भी आ रहा होगा, प्लस हो रहा होगा, तो वो डेबिट साइड पे, घट रहा होगा तो क्रेडिट साइड पे। इस डिस्काउंट को कहते हैं परचेज डिस्काउंट। यानी जब भी हम अकाउंट पेबल का पैसा दे रहे होंगे, अपनी लाइबिलिटी का पैसा उतार रहे होंगे, तो कभी कभार हम भी पैसा क्या करते हैं, कम दे देते हैं, हमें डिस्काउंट मिल जाता है, तो वो किस में आएगा, डिस्काउंट सेक्शन में। कैश दे रहे होंगे तो वो कैश में आएगा, और अगर चेक से पेमेंट कर रहे होंगे या बैंक से पेमेंट कर रहे होंगे तो बैंक वाले कॉलम में आएगा। ठीक है, इसकी दो साइड्स होती हैं, डेबिट और क्रेडिट। सेम वैसी साइड्स होती हैं जैसे हम जर्नल एंट्रीज में बनाते थे, बस यहाँ थोड़ी एलिब्रेट की हुई है। ठीक है, अब हम इसको रूल्स के तरीके से ही फॉलो करेंगे। ऊपर हेडिंग आएगी कैश बुक की। तो चलते हैं हम अपने सवाल की तरफ। तो हमारा सवाल है, द फॉलोइंग आर cash transaction relating to the business of Kamran Enterprises for April 2009. अच्छा, April 5, Mr. Kamran invested cash 50,000 in the business.
मिस्टर कामरान ने बिजनेस के अंदर 50,000 क्या करा, कैश इन्वेस्ट किया। तो अगर हम इसको जर्नल एंट्रीज में सोचें तो जर्नल एंट्री में हम क्या पास कर देते हैं कि कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट 50,000 से। इसी तरीके से हम कैश बुक में भी हमेशा रीजन लिखते हैं। ठीक है, अगर मैं इसकी आपको जर्नल एंट्री दिखाऊं तो हम कैसे कर देते हैं, कैश डेबिट, ये डेबिट हो जाता था और कैपिटल क्रेडिट हो जाता था 50,000 से। ठीक है, अगर हम इसको कैश बुक पे लेकर आते हैं तो कैश क्या हो रहा है हमारे पास, हम सिर्फ कैश को देखेंगे। कैश क्या हो रहा है हमारे पास, 50,000 से डेबिट हो रहा है, बढ़ रहा है, तो किस साइड पे आएगा, डेबिट साइड पे आएगा। तो इधर हम कभी भी कैश नहीं लिखेंगे, इधर हम क्या लिखेंगे, कैपिटल। ऑलवेज क्या लिखा जाएगा, रीजन लिखा जाएगा। रीजन लिखा जाएगा कि किस रीजन से हमारा कैश डेबिट हो रहा है, और रीजन क्या था, कैपिटल। तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, कैपिटल। अच्छा, तो मैं इसको डिस्काउंट में नहीं लिखूंगा, मेरा बैंक में पैसा नहीं आ रहा, बैंक में नहीं लिखूंगा, कैश में आ रहा है तो 50,000 कैश हमारा बिजनेस में बढ़ गया। ठीक है, अच्छा यहाँ पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता चलूं कि यहाँ पे जो बिजनेस शुरू हो रहा है वो कैपिटल से शुरू हो रहा है। ये नया बिजनेस होगा, इसका फर्स्ट मंथ अप्रैल ही होगा, तो पहले इसने क्या करी, इन्वेस्टमेंट करी। कई दफा ऐसा होता है कि बिजनेस पहले से चले आ रहे हैं, यानी अप्रैल से महीना कौन सा होगा, मार्च। तो मार्च का जो बैलेंस बच गया होगा, जैसे कि उन्होंने पूरी कैश बुक बनाई, आखिर में उनको पता चला कि उनका बैलेंस बच गया। तो मैं आपको एक स्क्रीन पे एग्जांपल के तौर पे दिखा रहा हूँ कि अगर ऐसा बैलेंस दे दिया जाए कि कैश इन हैंड हमारे पास कितना है 18,000 और कैश इन बैंक हमारे पास कितना है 24,000, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा हमारा कैपिटल ही लिखा जाएगा। यहाँ पे हर महीने हमारा बिजनेस कैपिटल से ही शुरू होगा, नहीं। फिर हम यहाँ क्या लिखेंगे, बैलेंस ब्रॉट डाउन। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। फिर अगर हमारा ये जस्ट एक एग्जाम्पल है कि अगर हमें बैलेंस दे दिया जाए प्रीवियस मंथ का, कि भाई प्रीवियस मंथ जब हमने कैश बुक अपनी क्लोज करी तो उसका एंडिंग बैलेंस ये रहा, तो बैलेंस लिखेंगे और लिखेंगे ब्रॉट डाउन। तो हमारा कैश के अंदर बैलेंस कितना था, 18,000 और बैंक के अंदर कितना था, 24,000। तो हम इसको इस तरीके से पास करें। जो सवाल अभी हम कर रहे हैं उसके अंदर ये बैलेंस नहीं था, उसमें वो कैपिटल से शुरू कर रहा था। कभी कभार ऐसा हो सकता है कि प्रीवियस मंथ का बैलेंस है तो इस तरीके से शुरू होगा। ये एंट्री इस सवाल का पार्ट नहीं है, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताई है। तो वाली एंट्री मैंने रिमूव कर दी है क्योंकि वो हमारा इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं थी, वो जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए बताई थी। अब हम चलते हैं अपनी सेकेंड एंट्री की तरफ, जो है अप्रैल 11 की। Received check for 19,500 from a customer and allowed discount 500। हमने रिसीव किया चेक 19,500 का और जिस पे हमें डिस्काउंट भी देना पड़ा कितने का, 500 रुपए का, यानी 500 रुपीज का। तो इसका मतलब हमें उससे पैसे कितने लेने थे। अब जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं कि भाई ये मैंने मार्केट लिया, ये था 50 रुपए का, हर जगह मिल रहा था, मगर जिससे मैंने मार्केट लिया वो था मेरा दोस्त। ये 50 का मार्कर मुझे कितने का मिल गया, 40 का मिल गया, तो 10 रुपए मुझे क्या मिला, डिस्काउंट। मगर मार्केट की एक्चुअल प्राइस क्या थी, 50 रुपीज। इसी तरीके से अगर हम इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि मुझे पैसे कितने मिले, 19,500, तो जिससे हमें पैसे लेने थे वो भी हमारे जान पहचान का बंदा था, उससे हमने उसको क्या दे दिया, 500 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। तो एक्चुअल पैसे कितने लेने होंगे, 20,000 रुपीज लेने पड़ेंगे। हो गया, यानी मुझे अकाउंट रिसीवेबल पहले कितने था, एक्चुअल में मुझे उससे कितने पैसे लेने थे, 20,000 लेने थे, मिले कितने, 19,500। 500 बीच का कहाँ गया, डिस्काउंट मिल गया। यानी अगर हम इसकी रीजन लिखें, अप्रैल, डेट लिखेंगे सबसे पहले अप्रैल 11, अकाउंट रिसीवेबल। अच्छा, यहाँ पे किसी पर्टिकुलर बंदे का नाम नहीं है तो हम भी नहीं लिखेंगे। ठीक है, हमें क्या हुआ कि 500 रुपए डिस्काउंट देना पड़ा। अच्छा, यहाँ पे एक जिक्र था चेक का कि 19,500 रुपए, 19,500 रुपीज हमें बाय चेक मिले, तो मुझे बैंक में लिखना चाहिए, नहीं, हम इसको बैंक में नहीं लिखेंगे। कैश बुक में जब तक बैंक में नहीं लिखा जाता जब तक वो चेक बैंक के अंदर डिपॉजिट ना हो जाए। ये इंपॉर्टेंट बात है, बैंक में अक्सर लिख दिया जाता है, स्टूडेंट यही गलती करते हैं कि जैसे चेक का वर्ड सुना फौरन बैंक में पैसा लिख दिए, नहीं।
जब तक चेक बैंक में डिपॉजिट नहीं हो जाता वो बैंक सेक्शन में नहीं लिखा जाएगा, वो कैश वाले ही सेक्शन में रहेगा, क्योंकि चेक आपका जब तक डिपॉजिट नहीं होता वो कैश कंसीडर होता है। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे 19,500 किसके अंदर, कैश के अंदर। तो यहाँ पे आ जाएगा 19,500 इन कैश। ओके, नेक्स्ट एंट्री पढ़ते हैं। अप्रैल 16 की, डिपॉजिट कस्टमर्स चेक इन द बिजनेस। अब वही बात आ गई जो मैंने अभी आपको बोली कि अब जो हमें चेक मिला था 19,500 का, उसको क्या कर रहे हैं हम, डिपॉजिट कर रहे हैं किसके अंदर, बैंक के अंदर। अच्छा, अब मैं आपको यहाँ रोकूंगा कि अब आ गई ये बात कॉन्ट्रा एंट्री। क्या होती है बेसिकली, इसके मायने क्या होते हैं, अपोजिट, यानी जो दोनों तरफ हो, क्रॉस के अंदर हो। ठीक है, अगर मैं देखूं इसने क्या करा, वो चेक को जिसको हमने कैश कंसीडर करके बढ़ा लिया था उसको बैंक में डिपॉजिट कर दिया। तो इसकी जर्नल में एंट्री कैसे बनेगी कि बैंक मेरा क्या होगा, 19,500 से डेबिट। ठीक है, और क्रेडिट मेरा क्या होगा, कैश हो जाएगा, क्योंकि उसको तो हमने कैश कंसीडर कर लिया था 19,500 से। ठीक है, तो अब देखा जाए तो मेरा बैंक बढ़ रहा है और कैश घट रहा है, ये हमारी कॉन्ट्रा एंट्री है, यानी जो पेमेंट साइड पे भी आएगी और रिसिप्ट साइड पे भी आएगी। ठीक है, तो बैंक मेरा बढ़ कितना रहा है, 19,500 से। तो जब भी बैंक बढ़ेगा किस साइड पे लिखा जाएगा, डेबिट साइड पे लिखा जाएगा। तो यहाँ पे हम बैंक पे लिखेंगे 19,500। ठीक है, अच्छा रीजन क्या था बैंक के बढ़ने का, कैश था, तो इधर क्या लिखा जाएगा, कैश। ठीक है, और डेट क्या थी हमारे पास, अप्रैल 18। अच्छा, अब देखा जाए कि कैश भी तो घट रहे हैं, और कैश जब भी घटता है तो वो भी तो इधर ही आता है, क्रेडिट साइड पे, क्योंकि कैश हमारा एसेट का अकाउंट है, डिक्रीज होगा तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। उस कैश की पेमेंट कर रहे हैं तो ही तो बैंक बढ़ रहा है, तो यहाँ से हमें पेमेंट साइड पे कैश भी तो कम करना पड़ेगा। तो इधर हम पेमेंट साइड पर 19,500 कैश को कम करेंगे, और कैश किसकी वजह से कम हो रहा है, बैंक की वजह से कम हो रहा है, तो यहाँ हम लिखेंगे बैंक। और डेट क्या थी हमारे पास, अप्रैल 18। ठीक है, ये हमारी होती है कॉन्ट्रा एंट्री। अच्छा, जरूरी नहीं है कि मैंने ये इस लाइन में लिखा तो मुझे इसी लाइन में लिखना पड़ेगा, जो रो खाली हो उसमें लिख सकते हैं। तो अप्रैल 18 की जो एंट्री थी वो कॉन्ट्रा एंट्री थी, यानी ये दोनों जग आएगी, या ये लिखा हुआ आ जाता था डिपॉजिटेड कैश इनटू दी बैंक, तो तब भी यही एंट्री होती, कैश हमारा क्रेडिट होता, बैंक हमारा डेबिट होता, तब भी हम इसको इसी तरीके से पास कर दें। ठीक है, ये हमारी कॉन्ट्रा एंट्री होती है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास एंट्री, इशूड अ चेक फॉर ₹9,800 टू सप्लायर इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट पेबल 10,000। हमने अपने सप्लायर को कितने पैसे देने थे, 10,000 रुपए, मगर दिए कितने, फुल सेटलमेंट मतलब लमसम, बस 9,800 लो और हमारा खाता क्लोज कर दो, अब हम तुम्हें कोई पैसा नहीं देंगे। ठीक है, बस 10,000 का जो अकाउंट था वो क्लोज करो 9,800 के बदले। तो हमें कितने पैसे देने थे उसको, एक्चुअल में 10,000 देने थे, मगर हमने दिए कितने, हमने उसको 9,800 रुपए दिए, यानी 200 रुपए बीच का क्या कर लिया हमने, डिस्काउंट ले लिया, डिस्काउंट हमें 200 रुपए का मिल गया। ठीक है, तो इसकी हम एंट्री ऐसे बनाएंगे कि अप्रैल 20 अकाउंट पेबल जो था, जिस बंदे को हमें पैसे देने थे वो कितने देने थे एक्चुअल में, वो देने थे एक्चुअल में 10,000 रुपीज, मगर दिए कितने, 9,800 रुपीज। तो पहले तो हम देखेंगे हमारे पास से क्या है, कितना, 9,800 रुपीज के, तो कैश में लिखना चाहिए 9,800 रुपीज, नहीं, क्योंकि इशू किया है चेक। पेमेंट करते वक्त जब भी इशू करें चेक या चेक के जरिए पेमेंट करें तो उसी टाइम बैंक को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, जब पेमेंट कर रहे हो, जब हम पैसे दे रहे हो। तो 9,800 से बैंक क्या हो जाएगा हमारा, क्रेडिट हो जाएगा, और देने कितने थे, 10,000। तो 9,800 और 10,000 के बीच का डिफरेंस 200 निकला, ये हमें क्या मिला, डिस्काउंट मिला, तो ये हमें मिल गया परचेज का डिस्काउंट। ठीक है,
आई होप आपकी एंट्री समझ में आ गई होगी। बेसिक एंट्री है, बिल्कुल इजी एंट्री है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास अप्रैल 25 विड्रॉ कैश ₹5,000 फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। अप्रैल 25 की हमारे पास ये एंट्री है। अच्छा, अप्रैल 25 को हमने क्या करा, बैंक से पैसे निकलवा लिए। अक्सर ये होता है कि हम बिजनेस के अंदर छोटे मोटे खर्चे करते रहते हैं, जैसे कि चाय मंगा ली, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक्स मंगा ली, बिस्किट्स रेफ्रेशमेंट्स वगैरह मंगा ली, तो अब उसकी पेमेंट जो चेक से नहीं करेंगे, तो ऑनर अक्सर क्या करते हैं, कुछ पैसा बैंक से निकाल के अपनी जेब में रख लेते हैं कि जो भी छोटे मोटे खर्चे हो वो इससे कर लेंगे। ठीक है, अभी क्या करा है, इसमें सिर्फ पैसे निकलवाए और अपने पास रख लिया, अभी कैश हमारा खर्च नहीं हुआ। ठीक है, तो देखा जाए कि बैंक से पैसे कम हुए और कैश में पैसे, कैश की सूरत में पैसा क्या हुआ, बढ़ा। तो अगर मैं इसकी एंट्री बनाऊं जनरल में कि कैश हमारे पास क्या हो गया, हाथ में बढ़ गया, कितने से, 5,000 रुपीज से, और बैंक से हमने निकलवाया तो बैंक क्या हो गया हमारा, क्रेडिट हो गया 5,000 रुपीज से। तो देखा जाए तो ये भी हमारी क्या है, कॉन्ट्रा एंट्री है, यानी कैश तो बढ़ा 5,000 से, तो बैंक भी तो घटा 5,000 से। सही, तो यानी इसका इफेक्ट भी दोनों तरफ होगा। हमारे पास सिर्फ दो ही एंट्री कॉन्ट्रा होती है, ठीक है, तीसरी कोई कॉन्ट्रा नहीं होती। एक तब जब हम बैंक के अंदर पैसे डिपॉजिट करवा रहे हो या कोई चेक डिपॉजिट करवा रहे हो, जैसा अभी हम यहाँ कर रहे थे, और दूसरी तब जब हम बैंक से ऑफिस यूज की मद में पैसे निकाल रहे हो। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे थे कि ऑफिस यूज के लिए बैंक से पैसे निकलवा रहे थे, तो कैश हमारा 5,000 से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो क्या करना पड़ेगा, 5,000 से कैश को तो डेबिट करना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा, करेंगे। तो हमने यहाँ पे 5,000 का क्या करा, कैश इंक्रीज कर दिया, और रीजन क्या था, बैंक था। ठीक है, जो कैश इंक्रीज हो रहा है 5,000, उसका रीजन क्या है, कैश थोड़ी लिखेंगे, रीजन लिखेंगे, रीजन क्या था, बैंक। और डेट क्या थी, अप्रैल 25। ठीक है, इसी तरीके से अब यहाँ पर हमारे पास बैंक क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, घट रहा है, तो बैंक क्या हो जाएगा, 5,000 से घट जाएगा, बैंक वाले सेक्शन में 5,000 आ जाएंगे। और रीजन क्या था बैंक के घटने का, वो था कैश, तो कैश क्या आ जाएगा, रीजन यहाँ पे लिख दिया जाएगा, अप्रैल 25। ठीक है, तो ये भी हमारी कॉन्ट्रा एंट्री थी जिसका इफेक्ट दोनों तरफ पड़ता है। ये दो हमारी कॉन्ट्रा एंट्री से। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताता चलूं कि जो कॉन्ट्रा एंट्री होती है उसके रेफरेंस में सी लिखा जाता है। ठीक है, एक हम ऊपर और करके आए थे कॉन्ट्रा एंट्री 19,500 की, उसमें भी क्या लिखा जाएगा, सी लिखा जाएगा, ताकि पता चल जाए कि ये हमारी कॉन्ट्रा एंट्री है। ठीक है, लास्ट हमारे पास एंट्री है, पेड सैलरी फॉर द मंथ 6,000 इन कैश। हमने 6,000 रुपए की सैलरी पे करी, किसके अंदर, कैश के अंदर। तो ये क्या हमारा बेसिकली पेमेंट साइड पे लिखा जाएगा, हमारा कैश जा रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, अप्रैल 30 डेट, सैलरीज एक्सपेंस, ठीक है, कितनी, 6,000। ठीक है, इस तरीके से हमारी ये काउंटर एंट्री नहीं होगी। ठीक है, काउंटर एंट्री तभी होगी जब हम बैंक में पैसे डिपॉजिट कर रहे होंगे या अपना चेक कोई डिपॉजिट कर रहे होंगे, या तब होगी जब ऑफिस यूज के लिए पैसा निकलवा रहे होंगे, तब इन दो सूरतों में कॉन्ट्रा होगी। इसके अलावा किसी भी सूरत में कॉन्ट्रा नहीं होती। तो ओके, अब हम क्या करेंगे, इनके सेक्शंस का टोटल करेंगे कि हमने कितना कैश रिसीव किया, कितना कैश पे किया। तो हमेशा हम सबसे पहले शुरू किससे करते हैं, डेबिट साइड पे, क्योंकि डेबिट साइड हमारी हमेशा इंक्रीज में रहती है, हमेशा प्लस में आती है। तो अभी हमने इसका टोटल किया, तो हमें टोटल पता चला इस कैश वाले सेक्शन का कि इसका टोटल है 74,500। ठीक है, इसका एक ही है 19,500। ठीक है, इस बैंक का। और अब इसमें हम करेंगे क्या कि जो ये सेम टोटल है, ये जो डेबिट साइड के टोटल है वही सेम क्रेडिट साइड पर लिखे जाएंगे। ठीक है, अभी हम बता दें कैसे इसका आखिर में सॉल्व किया जाता है। 500 और यहाँ पे लिखा जाएगा 19,500।
अच्छा, अब आप बोलेंगे कि भाई आपने इस साइड पे 74,500 क्यों लिख दिया, ये तो 74,500 बनते ही नहीं थे। तो अब हम देखेंगे कि इन दोनों को टोटल कितना बनता था। इन दोनों का टोटल बन रहा है 25,500। ठीक है, तो इन दोनों का टोटल करेंगे और इसमें से माइनस करेंगे। तो 25,500 को जब हमने 74,500 में से माइनस किया तो हमारे पास आंसर आया 49,000। तो 49,000 यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, बैलेंस कैरी डाउन करके लिखा जाएगा। ये हमारा क्या होगा, बैलेंस कैरी डाउन होगा। ठीक है, इसी तरीके से सेम 19,500 में से हम ये इन दोनों को टोटल करके माइनस करते हैं। तो जब इसको माइनस किया तो हमारे पास इसका बैलेंस कितना आ रहा, 4,700, यानी 4,700 इसका बैलेंस आ रहा है। ये बैलेंस कैरी डाउन में। ठीक है, अब इसी को अगर हमें अगले महीने में ले जाना हो, अब जब अप्रैल की तो कंप्लीट हो गई, अप्रैल के बाद कौन सा आएगा, मई। मई में जो हम बैलेंस ओपन करेंगे, हमारा ओपनिंग बैलेंस क्या होगा, ये वाला होगा, मगर अप्रैल का ये एंडिंग होगा, मई का ये क्या हो जाएगा, ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। तो इसको ओपनिंग बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे मई वन बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, तो यहाँ पे ये बैलेंस आ जाएंगे, कितना था कैश में हमारे पास 49,000 और 4,700। अब जो ये नेक्स्ट मंथ की कैश बुक बनेगी उसका ओपनिंग बैलेंस ये जाएगा, कैपिटल नहीं जाएगा। ठीक है, हमारा ओपनिंग बैलेंस फिर इससे लिखा जाएगा, जैसे मैंने शुरू में आपको एग्जांपल दी। इसका हो सकता है अप्रैल फर्स्ट महीना हो बिजनेस का, तभी इसने बिजनेस किससे शुरू किया, कैपिटल से। तो जब नेक्स्ट मंथ ये मई की बनाएगा तो उसका ओपनिंग बैलेंस क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। अगर मैं कैश बुक को देखूं तो मुझे अभी ये पता है कि मेरा कितना पैसा मेरे हैंड में, कितना पैसा मेरा बैंक में, कब कब मैंने कौन कौन सी एंट्री करी, बैंक से मैंने कितने को पैसे दिया, कैश की सूरत में कितनों से पैसा लिया, कैश की सूरत में कितने को पैसा दिया, और कितनों को डिस्काउंट दिए और कितनों से डिस्काउंट लिया। देखा जाए तो एक ही पेज के ऊपर मुझे सारी क्या मिल रही है, अपने बिजनेस की पिक्चर मिल रही है, सारी कैश और बैंक की, जो बिजनेस के बहुत ही मेन एक्सपेक्ट्स होते हैं, कैश और बैंक, जिसको देखते हुए हम डिसीजन बिजनेस का बनाते हैं। तो कैश बुक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिसको आज हमने कवर किया। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक।